कंसिस्टेंट कंपाउंडर कहे जाने वाले एस्ट्रल के स्टॉक ने पिछले 3 साल से अपने शेयरधारकों को कोई रिटर्न कमा के नहीं दिया है और पिछले 1 से 1.5 साल में अगर आपने इसको खरीदा तो आपको नेगेटिव रिटर्न ये दे रहा होगा। क्या है इसका रीजन, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। आज हम ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले कि एस्ट्रल किस मुश्किलों से जूझ रहा है कि अपने शेयरधारकों को रिटर्न कमा के नहीं दे रहा है और कुछ इन्वेस्टर्स के तो नेगेटिव रिटर्न है। तो एस्ट्रल के बारे में बात करूं उससे पहले मार्केट की एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब भी किसी कंपनी को ग्रो करना है तो बेस्ट केस सिनेरियो में उसके पास ऑप्शन होते हैं कि जो उसका कोर बिजनेस है उस पर वो फोकस करे, उसको ग्रो करते रहे, लेकिन साथ में ऑप्शनैलिटी तलाशे कि फर्दर ग्रोथ कहाँ से आएगी। एस्ट्रल जैसी कंपनी जो अगर आप इसका हिस्टोरिकल पी, मीडियन पी देखेंगे तो 60 से 70 के पीपल पर ट्रेड करती थी, क्योंकि कंपनी ने हमेशा अपने आप को एक कदम आगे रखा है। जब पाइप का बिजनेस का अच्छा कर रहा था कोर बिजनेस, तो ये एडहेसिव में आ गया। एडहेसिव में इसने सक्सेस ली। इसके बाद एडहेसिव के साथ साथ इन्होंने आगे जब इनको लगा कि और ग्रोथ इनको चाहिए तो फिर ये वाटर स्टोरेज टैंक में इन्होंने एंट्रेंस की, बाथवेयर में, सैनिटरी वेयर या फिर आप फॉसेट्स की बात करोगे उसमें इन्होंने एंटर किया और फिर रिसेंटली 1-2 साल पहले इन्होंने पेंट इंडस्ट्री में भी एंटर किया। तो ये लगातार अपने कोर बिजनेस जो इनका पाइप का बिजनेस था उस पर तो काम कर रहे थे, वहां से तो ग्रोथ ले रहे थे, लेकिन ऑप्शनैलिटी तलाशे जा रहे थे। और मार्केट ने, अगर आप 2022-23 की बात करोगे तो एक तो कोविड के बाद पैम्प्ड अप डिमांड आई थी और उसके बाद ये जो अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रहे थे तो मार्केट ने इसको रिवार्ड भी किया और एक बार इसके वैल्यूएशन लगभग ट्रेलिंग पीस का 120 का हो गया था। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि अचानक कंपनी के स्टॉक ने नीचे जाना शुरू कर दिया। दिक्कत हुई अगर आप इसकी कॉन लगातार सुनते हो, क्योंकि एज ए डिस्क्लेमर मेरे पास भी 2019 से ये स्टॉक है, तो मैं तो लगातार इस कंपनी की कॉन सुनता हूँ, तो क्लैरिटी रहती है कि बिजनेस में चल क्या रहा है। तो कंपनी का दिक्कत कहाँ से हुई, 2022-23 से जब लगातार बहुत बढ़िया ग्रोथ कंपनी दिखा रही थी सेल्स फ्रंट पे, टॉप लाइन में, तो कंपनी की कॉन में लगातार मैनेजमेंट बोल रहा था कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है, हम काफ़ी बड़े लेवल पे कैपेक्स कर रहे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं और हमें बहुत बढ़िया डिमांड सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पिछले 2-3 साल से जो रियल एस्टेट बूम कर रहा था, अचानक से इन कंपनियों को उतना डिमांड नहीं मिला, पाइप इंडस्ट्री को उतना बिजनेस नहीं मिला जितना सोच के इन्होंने कैपेक्स कर दिया था। तो कैपेक्स तो लगातार चल रहा था कंपनी का, लेकिन ग्रोथ आ नहीं रही थी, नंबर आ नहीं रहे थे, तो ऊपर से डेप्रिसिएशन हिट कर रहा था पैट को। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो इनकी आरओई पे भी इम्पैक्ट डाल रही थी, ग्रोथ आ नहीं रही थी। और इसके ऊपर से जो पीवीसी रेजिन थे उसके पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार प्राइसेस गिर रहे थे। जब पीवीसी रेजिन के प्राइस गिर रहे थे तो जो डीलर थे उन्होंने डी स्टॉकिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि वो माल खरीद ही नहीं रहे थे, खरीद के रख नहीं रहे थे, जो उनके पास था उसी को निकाल रहे थे, एक्स्ट्रा माल नहीं खरीदे थे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस गिर सकते हैं। तो इस चक्कर में लगातार प्राइस नीचे गिरते रहे और कंपनी ने बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि पिछले कुछ क्वार्टर में फ्लैट या फिर कुछ 1-2 क्वार्टर में तो नेगेटिव ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई। और इसी वजह से कंपनी का 1-1.5 साल का अगर आप स्टॉक का चार्ट देखोगे तो काफ़ी नेगेटिव रिटर्न इसने अपने शेयरधारकों को दिया। लेकिन अब यहाँ से क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है, तो कंपनी में जितनी भी ये सेल्स के फ्रंट पे दिक्कत आई थी, 2 चीज़ों में कंपनी ने ध्यान दिया। एक तो कंपनी ने अपने मार्जिन नहीं गिरने दिए, 15% के एबिटा मार्जिन के करीब कंपनी लगातार काम करती रही। दूसरी, कंपनी ने ऐसे टफ टाइम में बैलेंस शीट को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, डेट नहीं लिया। अभी भी आप देखोगे तो एस्ट्रल नेट कैश रिच कंपनी है, तो डेट कंपनी पे इतना नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रखा और मार्जिन को अपने मेंटेन रखा, जबकि बाकी कंपटीटर पे अगर आप देखोगे तो वहां पर बहुत दिक्कत आती थी कि सेल्स फ्रंट में एस्ट्रल ने फिर भी फ्लैट ग्रोथ दिखाई है टॉप लाइन में, लेकिन बाकी कंपटीटर काफी नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाते, कंपनी उनकी अनाउंस करती दिखी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो अब यहाँ से अब क्या सिनेरियो दिखता है उस पर बात करते हैं। तो अभी रिसेंट की जब Q1 की कॉल हुई है कंपनी की, तो कॉल में कंपनी ने बताया है कि देखो हमने जितना कैपेक्स किया था 3 साल से हम लगातार कैपेक्स कर रहे थे, तो अब हमें आगे कैपेक्स तो करने की जरूरत नहीं है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आता दिखेगा, कैपेक्स पे कंपनी का खर्चा उतना होने वाला नहीं है। साथ में इन्होंने अभी पीवीसी रेजिन के लिए प्लांट लगाया, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी करती दिखेगी, तो वहां से 2-3% के मार्जिन इंप्रूव होंगे कंपनी के। और हाल फिलहाल में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिकमेंडेशन आया है, गवर्नमेंट ने किया है, तो वहां पर पीवीसी रेजिन के प्राइस में गिरावट में रोक आएगी और से फिर डीलर वापस से रीस्टॉकिंग करते दिखेंगे। तो
कंपनी कह रही है कि अगले कुछ जो टाइम पीरियड है काफ़ी बेटर हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ खाली एंटी डंपिंग ड्यूटी से कुछ कंपनी कह रही हो नहीं पाएगा। साथ में सपोर्ट में बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड में भी रिवाइवल आना चाहिए, रियल एस्टेट की तरफ से इनको अच्छा खासा ऑर्डर्स मिलने चाहिए वापस से। और इसके साथ साथ जो BIS नॉर्म्स के गवर्नमेंट बात कर रहा था इम्प्लीमेंट करने का, तो एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट दिसंबर 2025 तक वो भी लाते दिखेगी। तो कंपनी कह रही है कि अगर ये सारी चीज़ होती दिखी, एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से PVC प्राइस, रेजिन प्राइस के गिरना रुक जाए और बल्कि और वो एलिवेट होने लगे, तो इनको जो अब तक के इन्वेंट्री लॉस हो रहा था तो इन्वेंट्री गेन भी आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। साथ में डिमांड रिवाइवल हो जाए रियल एस्टेट से, पाइप इंडस्ट्री की। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर अभी तक कैपेक्स ज़्यादा कर नहीं रहे, तो वहाँ से भी डिमांड आती दिखेगी इसको। और सबसे बड़ी बात जो BIS नॉर्म्स की बात करें, तो गवर्नमेंट अगर उसको भी टाइमली अप्लाई कर दे, इम्प्लीमेंट कर दे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आने वाले दिनों में हो सकता है। और डबल डिजिट ग्रोथ की कंपनी बात कर रही है कि अगर ये सब फेवरेबल कंडीशन होती दिखी तो डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है। लेकिन अभी के टाइम पे रिस्क इतना है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। अगर ये जो कंपनी बात करे कि 1, 2, 3 पॉइंट ये अगर फैक्टर्स आ जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं टाइमली, तो ग्रोथ बहुत अच्छी आ जाएगी। अगर नहीं आते हैं तो स्लगिश डिमांड जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, वो कंटिन्यू रह सकती है जब तक ये पॉइंट्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये कुछ रिस्क भी है कंपनी में, और वैल्यूएशन का रिस्क है, और जो ये फैक्टर्स है उनका रिस्क है। और रिवार्ड ये है कि यहाँ से अगर ये फैक्टर्स आ गए तो फिर ये स्टॉक भी बाउंस आता दिखेगा और कंपनी की परफॉर्मेंस में भी, टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी इंप्रूवमेंट आती दिखेगी। तो फिर से डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मैं तो हमेशा कॉन कॉल पे और मार्केट में क्या चल रहा है और जो कंपनी कॉन कॉल में कह रही है और एक्चुअल में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा बिजनेस परफॉर्मेंस में, इसको मॉनिटर करता हूँ ताकि मेरे को क्लियर आइडिया रहे कि मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो में, मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक में क्या हो रहा है। तो होपफुली आप भी थोड़ा जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे तो उसके कॉन कॉल को जरूर सुनेंगे, ताकि आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होए कि इस बिजनेस में ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों स्टॉक प्राइस गिर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।